ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाएं, फिर से रब करें। अच्छा, प्रतिज्ञा रहेगी, प्रतिज्ञा करते हैं एक साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति। रब करें, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, सदा रहो हंसते। तो आज हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की 8वां लेक्चर है और आज हम लास्ट टाइम हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा था। आज हमारे 2-3 मेथड बचते हैं, जरूरी। डेमोस्ट्रेशन मेथड बचता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बचता है, इंडिविजुअल टीचिंग वाला बचता है, प्रोजेक्ट मेथड बचता है, लेबोरेटरी का बचता है। तो आज हम इन छोटे छोटे टॉपिक को हम टीचिंग मेथड को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। हर बार टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है पेपर में। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से आता है, टीचर्स की कैरेक्टर्स की या फिर लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। दूसरा एड्स, टीचिंग एड्स से क्वेश्चन आता है, टीचिंग एड्स कैसी होती है, इफेक्टिव टीचिंग कैसे की जाती है, वहां से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है टीचिंग मेथड से, जो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। टीचिंग मेथड सही मिलान आएंगे इसमें, टीचिंग मेथड के लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, इस तरीके से सही मिलान होंगे। और एक क्वेश्चन आगे बनता है ऑनलाइन से, जो मैं कल परसों आपको करवाऊंगा, स्वयं प्रभा वाला ऑनलाइन जो पोर्टल है। और एक 5वां क्वेश्चन बनता है इवेल्युएशन से, वो उसके बाद एक लेक्चर में आपको करवा। इस तरीके से 5 क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग मेथड से, टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट से। तो एक बार मुझे ये बता दें कि आप लोगों को जो मैंने पहले कराए हैं, क्या सब लोगों को क्लियर है वो चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? इससे पहले जो हमने जितने भी लेक्चर किए हैं। ठीक है, 2 का मैसेज आया। ठीक है जी, कोई माइक खोल के बताना चाहता है बता सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा बताने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। किसी का साहस हो तो बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर, क्लियर है एकदम। ठीक है जी, थैंक यू जी। जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग में लास्ट में कराऊंगा, पहले हम प्रोजेक्ट मेथड करेंगे। जाने अनजाने में आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड दिया होगा, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करते हुए हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी क्लास स्टूडेंट सेंट्रल है, क्लास है, टीचिंग सेंट्रल नहीं है। इसलिए मुझे टाइम भी ज्यादा लगता है पढ़ाने में, थोड़ा टॉपिक कवर होता है, लेकिन जो टॉपिक कवर होता है वो अच्छे से कवर होता है। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। जी ऐसा जी, बताइए। सर जो अपने शिक्षा और उसका अधिगम का जो आपने अंतर बताया था ना, उसमें शिक्षण हुआ, सर शिक्षण।
हाँ, शिक्षण और अधिगम में जो अंतर बताया ना सर, उसमें एक पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उसमें है कि शिक्षण में अधिगम समाहित हो सकता है लेकिन आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है, और अधिगम में ये लिखा था कि अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है लेकिन आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। बताता हूँ, रुको। बहुत सारे टीचर आपने फेस किए होंगे, अच्छे टीचर, बुरे टीचर, ठीक है। शिक्षण का मतलब क्या है? टीचिंग। और लर्निंग का मतलब क्या है? आपने कितना सीखा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचिंग आपको कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग लर्नर हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। कुछ लोगों को मेरे साथ वाइब्रेशन मैच नहीं करती, वो क्लास में होते हुए भी नहीं सीख पा रहे हैं। मतलब टीचिंग हो रही है लेकिन लर्निंग कुछ बच्चों की नहीं हो रही है, कुछ बच्चों की हो रही है। इसलिए टीचिंग को जरूर। और दूसरी बात, अगर टीचर ही ऐसा वैसा आ गया, होगी लर्निंग फिर तो। मतलब टीचिंग तो वो भी करा रहा है ना, पढ़ा तो रहा है ना। तो पढ़ाना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर टीचिंग में लर्निंग हो। ये पहला पॉइंट पकड़ा, ठीक हुआ, समझ आया आशा जी? पहला पॉइंट जो आपने पूछा था अभी, हर टीचिंग में जरूरी नहीं है कि लर्निंग होगी। और दूसरा पॉइंट आपने अभी बोला था, दोबारा एक बार याद कराएंगे मुझे? दूसरा पॉइंट क्या था आपका लर्निंग में? एक मिनट सर, उसमें ये लिखा हुआ था कि अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है लेकिन आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। सीखना है, जरूरी नहीं है आप राहुल सर की क्लास में आके सीखोगे। अपने दोस्तों से भी सीख सकते हो, और इंसान तो क्या, जानवरों से भी सीख सकते हो। क्या जानवर आपको पढ़ा रहे हैं क्या? इसीलिए वो बात यहाँ पे कही गई कि जो लर्निंग है, कोई जरूरी नहीं है कि टीचर ही आपको सिखाएगा। वातावरण भी सिखाता है, मूवी से भी हम सीखते हैं, सीरियल से भी सीखते हैं, और गाने से भी सीखते हैं, गीत से भी सीखते हैं। बच्चा भी सिखाता है, बूढ़ा भी सिखाता है। अब समझ आया पॉइंट दोनों आपको? सर ये चीज समझ में आ गई थी, लेकिन अधिगम के अंदर शिक्षण ये तो समझ आ गया कि जरूरी नहीं होता है, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो डाउट क्या है अभी? सर डाउट मैं आपको, वो सर मैं क्लिक करके आपको सेंड करूंगी। आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार खुद समझना क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन में उलझ ओके रहे हो। ओके सर, हो सकता है। ठीक है, ओके। आंसर मैंने दे दिया, ऐसे ये आंसर होगा। ये मैंने उस टाइम क्लास में भी बताया था, सेम ऐसी चीजें, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, वापस आते हैं, कोई बात नहीं, होता है। और अच्छी बात है, आपके ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल तक जा रही हैं बातें, अच्छा लगा मेरे को। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल की मैंने बात की थी। आप सोच पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, ये समझ नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। गिरता वही है ना जो चलने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन उसी के माइंड में आते हैं जो कुछ करता है। वापिस हम आते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, आप सभी को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा यूनिवर्सिटी में। तो मैं पहले आप लोगों से जान लेना चाहता हूँ, तो अपना अपना जिन लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, अपने मास्टर लेवल पे या बीएससी में, एमएससी में, उसका टाइटल आप लिखिए, फिर मैं आप लोगों से आंसर निकलवाता हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है, अपने टाइटल के साथ में मैसेज करें, फिर मैं किसी से रैंडमली पूछूंगा कि आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और उसके बाद में मैं आपको डिटेल में प्रोजेक्ट को पढ़ाऊंगा। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको टाइप करने के लिए। सोचो आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया। MDYE नेट JRF ने कोविड-19 पे प्रोजेक्ट बनाया। ओके, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। सब लोग पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोगों के व्यूज लेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पूनम हिमांशी जी ने किया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। पूनम मैडम ने किया ओम मेमोरी के ऊपर किया है, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट आ गए हमारे सामने। तुषार जी ने डाइट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। कम ऑन, कम जल्दी टाइप करो, इतना टाइम लग रहा है। आपका ही प्रोजेक्ट है या नकल मार के बनाया था प्रोजेक्ट?
आशा जी ने बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, स्कूल पे, ठीक है। 4, मुझे लग रहा बाकी लोगों ने नकल मार के किया होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सबको मिलता है। दीपाली जी ने वेट लॉस, चलो दीपाली जी का वेट लॉस काम लेते हैं। चलो जी, दीपाली जी, वेट लॉस पे आपने कैसे काम किया, प्रोजेक्ट के बारे में आप बताओ, आपने क्या क्या किया उसके अंदर डाइट में। सर सर उसमें मैंने डाइट लिया था और कुछ यौगिक प्रक्रिया ली थी। और पहले तो एक ग्रुप बनाया था, कंट्रोल और अनकंट्रोल। उससे 3 महीने मैंने वो सब यौगिक प्रोसेस किया था, उसके बाद रिजल्ट निकला था। ठीक है। एक तरीके से देखो, इन्होंने भी ग्रुप बनाया, लोगों को डाइट के बारे में बताया, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन पूरी रिसर्च नहीं है वो। रिसर्च की तरह में दिखता है, लेकिन रिसर्च नहीं है। रिसर्च होती है डीप, सिस्टमेटिक, लेकिन प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा डीप नहीं होता, लेकिन होता थोड़ा थोड़ा उसकी तरह ही है। प्लानिंग होती है, हाइपोथेसिस थोड़ा बहुत होती है, पहले प्लानिंग की जाती है कैसे हम प्रोजेक्ट सर बनाएंगे। हाँ, सर जो एमएससी में जो डिसर्टेशन होता है और प्रोजेक्ट, दोनों मतलब सेम ही है क्या? डिजर्टेशन रिसर्च की पहली रूप है। सबसे जो जूनियर है वो प्रोजेक्ट है। जूनियर के बाद में एडवांस है, डिजर्टेशन है। डिजर्टेशन का एडवांस रिसर्च है। जी सर। जिन यूनिवर्सिटीज में डिजर्टेशन बनवाई जाती है, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है। अब जो डिजर्टेशन, वहाँ के टीचरों को नॉलेज है, बच्चों को नॉलेज है, तभी वो डिजर्टेशन बनाते हैं। अब जिनको यहाँ पे या तो टाइम की कमी है, या टीचरों को थोड़ा कम पता है, या बच्चों को कम पता है, तो वो डिजर्टेशन को अवॉइड करते हैं। वो बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट आसान है। तो फिर वो, क्योंकि प्रोजेक्ट सिंपल होता है, लिखना ही होता है, उसमें चल जाता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का काम हो गया। आप सभी ने अपना अपना अनुभव देखा, तो हम यहाँ पढ़ते हैं क्या है प्रोजेक्ट हमारा। कि कहाँ गया? सर सॉरी सर इंटरप्टिंग, बट सर आज तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का टॉपिक था ना। कराएंगे कराएंगे, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। दिखाएंगे, अभी इसके बाद आएगा, रुक जाओ, चिंता मत करो। पेन नहीं मिल रहा मेरे को। जो लास्ट टाइम मैंने टास्क दिया था ना, उस टास्क के साथ मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जान के मैंने छोड़ दिया उसको। कि प्रोजेक्ट क्या है, कि दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ ए स्मॉल ग्रुप एंड एन इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, उससे पहले मैं एक और डाउट लेता हूँ यहाँ पे, जो आज किसी ने मुझसे भी पूछा था ग्रुप्स के बारे में। जो मेथड, टीचिंग मेथड हम अप्लाई करते हैं, लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज, यानी कि इंडिविजुअलाइजिंग में मतलब कि पर्सनल हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे ट्यूशन होता है, सिंगल एक होता है, 2 बच्चे होते हैं बस। स्मॉल ग्रुप में 5-10 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, 20 ग्रुप बच्चे होते हैं। स्मॉल में थोड़े लोग होते हैं, लार्ज में 100, 200, 500 लार्ज को होते हैं। अब ये इसके कैटेगराइज दे रखे कि लार्ज ग्रुप में लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, टीम टीचिंग यूज किया जाता है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। स्मॉल ग्रुप्स यानी कि जो छोटे ग्रुप होते हैं, जो क्लासेज होती हैं, क्लासेज ज्यादातर स्मॉल ग्रुप में आती है। नॉर्मल क्लासेज 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, ज्यादा ज्यादा 40 बच्चे होते हैं, स्मॉल ग्रुप में आती हैं वो चीजें। कि क्लासेज के अंदर, इनकी क्लास के अंदर ये मेथड ज्यादा यूज किए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोसेशन मेथड, और इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि आप लगा लो कि पर्सनल, एक टीचर एक बच्चे को पर्सनल पढ़ा रहा है, तो ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एसोसिएटेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो। यानी कि इसमें आप देख लीजिए कि टीचर इंडिविजुअली फोकस करेगा। असाइनमेंट में सबके असाइनमेंट अलग अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही असाइनमेंट सबके, तो टीचर इंडिविजुअली गाइड करेगा उन बच्चों को, या इंडिविजुअली उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। लेकिन जबकि इसमें एक साथ सभी लोगों को ऑलमोस्ट सेम वर्क दिया जाता है, और ये इंडिविजुअलाइज में इंडिविजुअल बच्चों को अलग अलग काम दिया जाता है।
ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा था ये डाउट क्लियर हो गया, लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप्स का। आगे बढ़े। प्रोजेक्ट क्या है कि इसे एक छोटे समूह या दोनों के रूप में, यानी कि थोड़े लोग भी हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज, ठीक है, इंडिविजुअल एक एक करके हो सकते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों को इंडिपेंडेंट दे देती है। बच्चों को बोलते हैं ना कि जैसे कि आपने कोविड पे काम किया, अभी दीपाली जी ने डाइट के ऊपर दिया, अब वो डाइट के ऊपर उनकी मर्जी रहेंगे ना, वो कहीं से भी डाटा इकट्ठा करे, किसी को भी अपने लिए सैंपल बनाए थ्रू देयर सेंसेस, वो खुद देखेंगी वहां अपने सेंसेस का यूज करते हो, डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपने टॉपिक लिया होगा, अपने इंटरेस्ट से तो लिया होगा, जबरदस्ती कुछ लोग दे देते हैं, वैसे जबरदस्ती ये चीजें नहीं होती, रिसर्च में भी आती है तो बोलेंगे टॉपिक आप अपनी मर्जी का लो, क्योंकि आपको लिखना है। कोविड का लिया तो आपने मर्जी से लिया, बच्चों का लिया तो आपने अपने इंटरेस्ट से लिया, बिना इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट नहीं होती हैं चीजें। वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, की टेक्स्ट बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, डाटा कहीं से भी लिया जा सकता है, जो भी आपका लिया गया है। कि ए प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सोल्व पर्पजल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो प्रोजेक्ट मेथड का, यानी कि जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। कि बच्चे मोटे हो रहे हैं तो चलो मोटापे के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, डायबिटीज बढ़ रही है, डायबिटीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा बीपी बन रहा है, कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के पर्पज होता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। बच्चे फिर लिखेंगे ना, जैसे हम योग में फिर बोलेंगे प्रोजेक्ट में, अच्छा योग से क्या इफेक्ट पड़ता है, अच्छा नेचुरोपैथी से क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्यूप्रेशर से कहाँ तक यूजफुल है, इस तरीके से फिर वो वहां पे वेरिएबल्स अलग अलग डिवाइड करेगा कि ये बेनिफिट हो सकते हैं प्रोजेक्ट में। अच्छे से वो ज्यादातर थ्योरी का काम होता है और रिटर्न का काम होता है प्रोजेक्ट में, ये भी ध्यान रखना, लिखने का जैसे असाइनमेंट में होता है ना, इस तरीके से। इसके फायदे क्या हैं? स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि जब आपको काम दिया अपने ऊपर, ठीक है, तो अभी चलो दीपाली का ले ली, MDYA जी ने कोविड का एक मैसेज किया था, ठीक है, वो जरा एक बार माइक खोलिए कौन है, तो उन्होंने जी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि अब आप ये बताइए कि आपने प्रोजेक्ट बनाया कोविड-19 के ऊपर, तो आपने क्या सीखा वहां से, 2 लाइन में बताइए। मैंने ये सीखा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोविड वाले पेशेंट, क्योंकि कोई न्यू टॉपिक था बहुत ज्यादा, तो मैंने ये वहाँ पे देखा कि हम हर किसी को सेम प्रोटोकॉल नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पे सबकी कंडीशन बहुत अलग अलग थी। और जैसे क्योंकि वो अगर बीमारी से उस टाइम लड़ रहे थे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम कफ ज्यादा, तो उनको बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है, और वहाँ पे उसको ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए हमने यूज किया। बाकी हम सिर्फ उनको सिर्फ योग के आसन करा के या प्राणायाम से हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह हमने उसको यूज किया था वहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे माइंड चला ना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई ना। अब जिन्होंने काम नहीं किया वो तो कहेगा ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, जाओ कोविड ठीक, षटकर्म करो। अरे भैया, वो बेड से उठ ही नहीं पाएगा तो कहाँ का षटकर्म करेगा। तो जब आप ये चीज में आओगे तो बच्चों की सोच हुई, अरे ये नहीं, तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा भी होता है ना भावना जी? ऐसा ही हुआ ना कुछ? आपने पहले क्या सोचा हाँ था जी, बताइए, टॉपिक शुरू लेने में से तो पहले मैंने आपकी क्या सोच थी और बाद में क्या हुई, शुरू बताइए। में मुझे ये लगा मैं तो 1 घंटे क्लास लूंगी, मैं तो पूरा आसन करा करूंगी, उनको ठीक कर दूंगी। बट ये सब नहीं चला वहाँ पे। जब मैंने देखा वो लोग बैठ भी नहीं पा रहे कुछ तो, और कुछ लोग तो 15 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे मैं सिर्फ उनको प्राणायाम और आसन से ठीक कर सकती हूँ। तो वहाँ पे हमें एज ऑल्टरनेटिव को यूज करना था, कि कुछ ना करने से वो कुछ कर पाए, तो हम हल्की हल्की चीजें उनको कराएं। और सारी चीजें हम उनको करा भी नहीं सकते, और बहुत कम टाइमिंग के लिए हमें उनको कराना था। और अगर ये अच्छा था वहाँ पे कि हम दिन में एक बार ना करा के 2 बार चीजें कराएं, थोड़ी थोड़ी, चाहे वो 20 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, ना कि हम देख, कंटिन्यू 1 आवर उनको कराएं। अब देखिए, यहीं से देखिए,
अब प्रोजेक्ट लेने से पहले भावना जी की क्या थिंकिंग थी? मैं तो 1 घंटे में करा दूंगी, बड़ा आसान सा काम है, क्लास कराओ और बाद में डाटा इकट्ठा करो और प्रोजेक्ट लिख दो। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो देखा ना प्रॉब्लम्स आई, अरे ऐसा भी हो सकता, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ ना, क्रिटिकल थिंकिंग। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड दिए जाते हैं, बच्चे काम करें, बच्चे सीखें खुद से। ये खुद से करने वाली चीजें हैं, टीचर सिर्फ गाइड करता है, सीखते हम खुद ही हैं बच्चा इसमें। लेकिन ज्यादातर बच्चे बहुत चीटिंग करते हैं प्रोजेक्ट में, वो करना नहीं चाहिए, करते हैं 50% से ज्यादा लोग करते हैं, डिजर्टेशन में भी कर जाते हैं, प्रोजेक्ट तो क्या बात है। दे डेवलप द हैबिट्स ऑफ वर्किंग इन टीम्स, कि कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल वो काम नहीं होता, तो उसमें ग्रुप बनाना पड़ता है कि 2 लोग 3 लोग ग्रुप बनाते हैं, फिर हम उस चीज पे जाकर के काम करते हैं। इसके नुकसान क्या है? लिमिटेशंस, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग में बी रिक्वायर्ड। मॉनिटरिंग का मतलब उनको देखने वाला ऑब्जर्वर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर गए तो। अब भावना जी को मिले हैं टॉपिक कोविड वाले पेशेंट को, अब वो कोविड पेशेंट का सांस रुक गया तो, मतलब कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिनसे जो आप काम कर रहे हो तुरंत आप उससे डिस्कस कर सको कि मुझे ये समस्या हो रही है, पेशेंट को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, उसकी चेस्ट में पेन हो गया, तो क्यों हो गया, उसका इमिडिएटली सॉल्यूशन लेने के लिए। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको आपकी प्रॉब्लम को फेस करे, जैसे आपका टीचर इसमें मदद करता है कॉन्टिन्यूस, वो आपसे बात करेगा या आप बात करोगे कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। एडिशनल रिसोर्सेज में भी, एडिशनल का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके घर में आपको पेशेंट मिल जाएंगे, बाहर भी जाना पड़ेगा आपको, है, टैक्सी का किराया भी लगेगा और इंस्ट्रूमेंट्स भी लगेंगे, उनको लालच देने के लिए चॉकलेट भी खिलानी पड़ेगी, वो आपकी मर्जी, आप कैसे आपके लोग मानेंगे, क्योंकि एडिशनल रिसोर्स भी जरूरत पड़ सकती है प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन ये बनता है सीधा का सीधा कि ये बोथ स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप दोनों में यूज किया जाता है इसको। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बनती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और बहुत बच्चे को बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है यहाँ से, और टीम में भी वर्क किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। डेमो सेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेमो सेशन मेथड के, मैंने 3-4 क्वेश्चन देख लिए डेमो सेशन मेथड के एग्जाम के अंदर, हर बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डेमो सेशन का मतलब, जल्दी से माइक खोल के बताओ, डेमो सेशन से आप समझते क्या हो? एग्जाम्पल दे के काम करना कि ये कैसे होता है, डेमो दिखा के। डेमो से क्या समझते हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। सर प्रदर्शन करना। वेरी गुड, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। सर करके दिखाना, अगर कोई आसन है तो मैं भुजंगासन करके दिखाऊंगी वो लोगों को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम योगा की क्लास ले रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन करो, बच्चे बोलेंगे हमें तो नहीं आता। अब टीचर क्या करेगा, अच्छा बेटो मेरे बच्चों मेरे को देखो, पहले पैर दंडासन में बैठ जाओ, हाथ उठाओ, सांस भरो, एक्सहेल करो, पंजे को पकड़ो और आगे सिर लगा दो। अब उसने दिखाया ना, डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि। टीचर खुद दिखाता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, या इसमें क्या होता है डेमो सेशन, या तो टीचर खुद डेमो करे, या खुद डेमो नहीं कर पा रहा है तो ग्रुप में से ही बोल दे कि बच्चे आप आके कर लो। जैसे एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में नोली सिखानी थी, तो टीचर अपनी शर्ट ऊपर करता तो बच्चों को शायद हंसी आती है, अजीब सा लगता है क्लासरूम के अंदर, तो उसने क्लास के बच्चों को बुलाया, मुझे बुलाया, राज रंजन को बुलाया कि बच्चों चलो आप करके दिखाओ। हम आपस में फ्रेंड थे, हमने टी शर्ट उठाई और अपनी नोली करना शुरू कर दी, तो डेमोस्ट्रेशन हो गया। या तो टीचर खुद डेमो कर दे, खुद नोली करके दिखा दे, खुद आसन करके दिखा दे, या खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों से करवा दे, वो भी डेमोस्ट्रेशन में ही आएगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि करो और सीखो, लर्निंग बाय खुद करो और सीखो, एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, ठोस से अमूर्त तक, यानी कि जो हमें पता है
सामान्य रूप से नहीं पता वहां तक जाना। दिस टर्म डेमोस्ट्रेशन मीन्स टू शो। डेमोस्ट्रेशन का मतलब ही होता है प्रदर्शन, यानी कि दिखाना। प्रदर्शन का अर्थ ही है दिखाना। इट इज एडोप्टेड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में ये किया जाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। ये मैंने आपको पढ़ाया था। कोग्निटिव मतलब कि बच्चों को याद कराने के लिए, अफेक्टिव यानी कि बच्चों की फीलिंग्स के साथ जोड़ने के लिए, साइकोमोटर यानी कि बच्चों को करा के दिखा दो। अब जल्दी मुझे ये बताओ, यहाँ पे नौली क्रिया जो टीचर ने सिखाई वो किस में आएगी? कोग्निटिव में आएगी, इफेक्टिव में आएगी, साइकोमोटर में आएगी? साइकोमोटर। वेरी गुड। साइकोमोटर है ही कुछ करने का। और टीचर डेमो करते करते इमोशनल हो गए हैं बच्चे, वो किस में आएगा? इफेक्टिव में। इफेक्टिव में आएगा। ठीक है। और टीचर बार बार में क्या कर रहा है, मान लेते हैं योग दर्शन के उच्चारण करवा रहा है, सूत्रों को बुला रहा है संस्कृत में, तो वो किस में आएगा? कॉग्निटिव। कोग्निटिव के ऊपर, बच्चों की मेमोरी के ऊपर इफेक्ट किया जा रहा है, वहां पे डेमो किया जा रहा है, या फिर वहां पे लिख दिया डेमो, बोर्ड पे लिख दिए सूत्रों को। स्लाइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, स्लाइड से ये डेमो चल रहा है, ये डेमोस्ट्रेशन मेथड का चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो अभी ये फोटो स्लाइड सामने आ गई, अब दूसरी स्लाइड सामने आ गई। मैं कई बार फिर एक्टिंग करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टीचिंग में। बोलता हूँ ये है, इस तरीके से गोला बनाओ इसमें, यानी कि ये जो मूवमेंट्स का काम हो रहा है जिसमें टीचर खुद अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, हैंड्स मूवमेंट हो रही है, वो एक्टिविटी कर रहा है कुछ भी, ये सारे के सारे डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत आती है। और डेमोस्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। बेस्ट इसलिए मैं बोलता हूं, अच्छा टीचर जो होगा हमेशा अपना कैमरा खोलेगा, क्योंकि बच्चे देखने से ज्यादा सीखते हैं न कि सुनने के मुकाबले। अभी मैं यहीं पे माइक कैमरा बंद करके मैं आपको बोलूं, आपकी आधी लर्निंग कम हो जाएगी, सीख ही नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, आप लोग नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब मैंने कैमरा खोल दिया, आप मेरे हैंड मूवमेंट्स देख रहे हो, आई मूवमेंट देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ सिखाती है बच्चों को। ये सभी के सभी डेमो सेशन के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए आपको अगर बेस्ट टीचर बनना है तो इन चीजों का ध्यान रखो। और एक बात और देखा होगा आप लोगों ने डेमो सेशन में, आप लोग मान लेते हैं आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या होता है कि बीच में कोई खड़ा हो गया, फोटो वाला आ गया सामने, वो दे रहा है, मंत्री लेक्चर दे रहा है या हमारा एचओडी टीचर लेक्चर दे रहा है, बीच में फोटो वाला है, कोई बच्चे खड़े हो गए, हमें दिख नहीं रहा, तो हमारा दिमाग वहीं बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आना बंद हो, बोलते हैं हटो हटो हटो, हमें समझ नहीं आ रहा। या हम ऐसे कुछ देखते हैं, हमें उस टीचर का चेहरा दिख जाए, करते हैं ना ऐसे? जल्दी बताओ कौन किसने ऐसे किया होगा? यस सर, मैंने भी किया। ऐसे ढूंढते हैं ना हम उस टीचर के चेहरे को, ये टीचर क्या बोल रहा है, जबकि मिलना कुछ नहीं है। वो आंखें बंद कर ले, बीच में कोई खड़ा है, साउंड तो आ ही रही है, लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं वो टीचर का चेहरा, ये हाव भाव टीचर के, वो हमें सिखाता है। देखो आ गया ना, साउंड तो उसमें भी आ रही थी जिसमें बीच में कोई फोटोग्राफर आ गया हमारे बीच में, लेकिन वहां पे लर्निंग बंद हो गई या लर्निंग बहुत कम हो गई। लेकिन जब फोटोग्राफर हटा और सामने हमें दिख रहा है हमारा टीचर जो हमें बोल रहा है, तो लर्निंग का लेवल बढ़ गया। दैट इज डेमोस्ट्रेशन मेथड। टीचर को देख के सीखते हैं बच्चे, ठीक है। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है डेमोस्ट्रेशन से। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ, एक बार तो क्वेश्चन यही आया था कि निम्न में से बताओ टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डेमोस्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड,
ऑप्शन सी इंडिविजुअलाइजेशन में। तो कौन सा आंसर होगा बेस्ट मेथड टीचिंग का? माइक खोल के जल्दी बताओ। डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर होता है चीजें डेमोन्स्ट्रेशन से। फॉर एग्जांपल सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूं। वॉइस ब्रेक हो रही है देखो, आगे। जी सॉरी सॉरी, अभी देखो ठीक हुआ है? अभी भी ऐसा ही है? ठीक है। हेलो, ठीक हुआ? थैंक हाँ यू। जी ठीक है देखिए अभी। ऐसे काट, समझे? देखो मैंने फोटो को उड़ा दिया, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आपकी लर्निंग कम हो जाएगी, आप नहीं सीख पाओगे, उतना पैसा आएगा। और फोटो के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, ऑटोमेटिक आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। दैट सेशन कि जो चीज मैं बता रहा हूं वही चीज मुझे दिख रही है स्क्रीन पर, कि देखो ये टीचर है, टीचर ने चार्ट बनाया हुआ है, डेमो सेशन कर रहा है। इसलिए अच्छा टीचर जो आर्ट का टीचिंग एड्स का यूज करता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा सीखते हैं सुनने से ज्यादा, देख के लर्निंग होती है, ठीक है? इट इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट्स इन कॉग्निटिव, ये हो गया, ऊपर ही आ गया था। लिमिट क्या है? ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ये लगा लो कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, या मैं बच्चों को मौका दे रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, तो सिलेक्टेड बच्चे आएंगे। अभी जैसे दीपाली जी का नंबर आया, भावना जी का नंबर आया, बाकी बच्चे निराश हो जाएंगे, यार हमारा नंबर नहीं आया। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, भी सभी का नंबर इसमें आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ये छोटा सा साइड इफेक्ट है। अदरवाइज ये मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। और बच्चे क्या क्या एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, जो हम लोग भी बनाते थे, और ये तो टीचर तो लड़कियों को मौका देता है, बॉयज को तो मौका ही नहीं देता बोलने का। अब लड़की एक्सपेक्टेशन बना लेती है, ये टीचर तो बड़ा खड़ूस है, लड़कों को ही मौका देता है, लड़कियों को मौका ही नहीं देता। ये साइड इफेक्ट है ना आने के लिए, बस ये थोड़ा लिमिटेशन है इस मेथड का। जबकि टीचर कुछ नहीं कर रहा है, टीचर अपनी मर्जी से आराम से करा रहा है, लेकिन बच्चों की धारणा बन जाती है, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, इसका नंबर आ गया। राहुल सर ने भावना जी को 2 बार मौका दे दिया और मेरे को 1 बार भी मौका नहीं दिया। टीचर के मन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों के मन में ऐसी धारणा बन जाती है। तो ये छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका, ठीक है? इंडिविजुअलाइज, आप लोगों ने ट्यूशन पढ़ाया होगा ऑलमोस्ट, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस लेवल पे हो, सभी ने कभी ना कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया होगा, समझ जाओ वही है ये। इंडिविजुअलाइज मतलब कि पर्सनल गाइड करना किसी को, जैसे कि टीचर बैठा है, स्टूडेंट एक ही है बस, और स्टूडेंट ही नहीं है। या आप ये समझ लो कि आप दोस्त, 2 लोग दोस्त बात कर रहे हो, आप एक दोस्त दूसरे दोस्त को सिखा रहा है, उसमें भी यही मेथड आएगा कि व्यक्तिगत शिक्षण के तरीके निर्देश के व्यक्तिगत तरीके हो सकते हैं और जरूरतों निर्देशों के रूप में परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्तिगत शिक्षण की ओर समायोजित करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच प्रदर्शित अंतर। अब इसमें देखिए, इसमें जो मेन क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप लोग मुझे एक सबसे बड़ा एक अंतर बताओ, किस चीज का अंतर? एक टीचर जो है सामने 40 बच्चे बैठे हैं और एक टीचर के सामने एक बच्चा बैठा है, सबसे बड़ा अंतर किस चीज का होगा बोलने में? जल्दी से मुझे आप लोग बताओ, देखता हूँ कौन पकड़ेगा इस चीज को। सामने 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक, अगली सर क्लास में एक बच्चा बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, क्या सबसे बड़ा अंतर होगा? सर बोलने में हम्म सर वॉइस की जो पिच है वो हाई और लो हो जाएगी सर अकॉर्डिंग। अगर हम ज़्यादा बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम जोर से बोलेंगे, सिर्फ एक को पढ़ा रहे हैं तो आराम से बोलेंगे।
थोड़ा और करीब पकड़ो, जो मैं बोलना चाह सर रहा ये हो हूँ अब सकता है, सोचे नहीं। सर ये हो सकता है कि जो एक टीचर जो एक बच्चे को पढ़ाएंगे वो इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे और बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो नीलू कि जी पकड़ फॉर्मल गई बोलेंगे। बात को, वेरी गुड। नीलू जी समझ गई इस बात को जो मैं बोलना चाह रहा था। अब देखिए, अभी मेरे सामने आप 27 लोग हो, ठीक है, वैसे मैं आपसे खुला हुआ हूं, लेकिन फिर भी एक बंदिश रहती है भैया। बोलते हैं लड़की बैठी है, शर्म नहीं आती तू ऐसी बातें कर रहा है। अब लड़कियों में लड़का बैठा है, शर्म नहीं आती तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें उठती है ना। यही है फॉर्मल और इनफॉर्मल कि ग्रुप के अंदर क्या है, सभी लोग हैं, सामने वाले को सोच समझ के बोलना पड़ता है। भैया लड़कियां भी हैं, देख ले, एग्जाम्पल सोच समझ के दे। बॉयज भी बैठे हैं, सोच समझ के एग्जाम्पल दो। लेकिन सामने इंडिविजुअल बैठा है तो खुल के बोले। और दोस्तों में तो क्या क्या एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हम बता नहीं सकते समझाने के लिए। मैं और प्रणव तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके समझते थे टॉपिक्स को, और लड़कियों के नाम से हम पढ़ते थे, और आ गया समझ उपनिषद के बहुत सारे कंसेप्ट। तो सबके अपने अपने तरीके पढ़ने के। तो वो इंडिविजुअल हम पढ़ रहे हैं, दो लोग हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, तो उसमें इनफॉर्मल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब एक ही आदमी बैठा, ये थोड़ी है मैं ये था ये था ये था। फॉर्मल क्या है कि सारी किताबी बातें बोलना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना। इनफॉर्मल क्या है, अपनी दिल की बात बोलना, मन की बात बोलना, दैट इज इनफॉर्मल। और एक अच्छा टीचर जो होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में आती है। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेक्चर मेथड में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, जल्दी बताओ। MDY ने सबसे पहले टाइप किया है, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा क्यों। हरिओम सर। हाँ जी हरिओम। जो लेक्चर जो भी गेस्ट देते हैं, जो भी देते हैं, तो वो ज्यादातर फॉर्मल यूज करते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में हम देखते हैं कि ज्यादा लोग होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो न्यू प्लेस भी होता है, तो हम अननोन प्लेस पे भी अगर जाते हैं तो हम फॉर्मल ही पहले ट्रीट करते हैं। हाँ, और अगर हम लोग उससे फैमिलियर हो जाते हैं उस माहौल से, तो धीरे धीरे हम इनफॉर्मल भी कई बार यूज करना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर जो लेक्चर मेथड होता है ना, लेक्चर कहाँ होता है, असेंबली में होता है, ऑडिटोरियम में होता है, जहाँ ज्यादा पब्लिक होती है वहीं लेक्चर प्रोग्राम होता है स्कूल का। तो वहां तो हिम्मत नहीं होती ना, बहुत रेयरली होती है फनी चीजें कहने की, बहुत रेयरली। अदरवाइज तो वहां पे हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, आदरणीय ये गुरुजन, ये आधे तो वो इतने ज्यादा फॉर्मल हो जाती है, लोग पक जाते हैं उनकी फॉर्मेलिटी से। लेकिन इनफॉर्मल से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। जो इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करता है टीचर, बच्चे मौज करते हैं उनकी क्लास में, इनफॉर्मल लैंग्वेज वाले में। जबकि जो बात खाली टॉपिक टॉपिक की बातें पढ़ाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। लेक्चर मेथड में ज्ञान बहुत ज्यादा मिलता है, मानना पड़ेगा, ज्यादा नॉलेज होती है उनके पास, लेकिन बच्चे एंजॉय नहीं करते। बच्चों को चाहिए एग्जाम्पल, बच्चों को चाहिए ना, कभी कभी चाउमीन मिले, कभी गोलगप्पा मिले, कभी रसमलाई मिले, हैं, अलग अलग टेस्ट चाहिए, तब बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं ना। इसलिए अच्छा टीचर इन चीजों का ध्यान रखता है कि बच्चों का भी मन बना रहे। चलिए हो गया। आगे है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप सब लोगों ने दिया होगा, लाइट ऑन कर दो। असाइनमेंट में क्या होता है, रिटर्न वर्क होता है। कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे प्रोजेक्ट में होता है, असाइनमेंट में कोई टॉपिक दे देते हैं, बच्चे उसमें करके लेके आते हैं, और बच्चों को लास्ट में क्या है, नंबर दिए जाते हैं, इतने आपको नंबर मिले। इससे कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चीजें दी जाती है। असाइनमेंट के फायदे क्या है कि इट हेल्प स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, बच्चे खुद करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट को भी किया था खुद ही। इट हेल्प्स इन शार्पनिंग द स्टूडेंट्स कंप्रेंशन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब बच्चे को टॉपिक दिया डायबिटीज का, अब बच्चे का असाइनमेंट डायबिटीज के ऊपर है। अब
जब बच्चा काम करना शुरू करेगा बहुत सारी चीजें सीखेगा वो, कि क्या है डायबिटीज, क्यों है डायबिटीज, उसका कोज क्या है, उसके सिम्टम क्या है। अच्छा, योगा कौन सी योगा फायदा करेगी, कौन से प्राणायाम फायदे करेंगे, कौन सी आसन फायदे करेंगे, वो कौन सा नुकसान करेगा। यही तो होता है असाइनमेंट, हर चीज को पहले क्या करे बाद में क्या करे, इन सब चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उन चीजों को रिटर्न करना, लिखना। लिखना होता है इसमें असाइनमेंट में, बोलना नहीं होता। समझा होना चाहिए, टीचर पूछ सकता है, लेकिन रिटर्न वर्क मेन होता है इसमें। इट हेल्प्स इन इनक्लेशन ऑफ क्रिएटिविटी अमोंग द स्टूडेंट्स। बच्चे भी सीखते हैं, जैसे प्रोजेक्ट में सीखा था, प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे होता है, असाइनमेंट छोटे लेवल पे होता है, ये अंतर है दोनों के अंदर। इसके नुकसान क्या है, स्टूडेंट्स में कॉपी ईच अदर्स होता ही है भैया, ये तो ऑलमोस्ट। अब मुझे टीचर ने असाइनमेंट दिया पद्मासन पे बनाओ, भैया फर्स्ट सेमेस्टर में भी पद्मासन बनाया था, सेकंड सेमेस्टर में भी पद्मासन बनाया था, थर्ड सेमेस्टर में भी पद्मासन और फोर्थ में भी पद्मासन। मेरे तो हो गई मौज, मैंने तो कॉपी पेस्ट को एक ही सेमेस्टर में मेहनत की, फर्स्ट में, सेकंड में भी वही मेरा शक्तिमान बन गया, थर्ड में भी शक्तिमान पद्मासन आ गया, फोर्थ में भी पद्मासन शक्तिमान बन के आ गया। तो बच्चे क्या होते हैं, कॉपी कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, या पुराना दिखा देते हैं किसी और का, ये इसका छोटा सा नुकसान है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करा लेता हूं, फिर मैं, रुको, ब्रेनस्टॉर्मिंग रहता है ना आपका, माइक्रो टीचिंग हो गया, और उसके बाद में हम अपने प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। आज मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम 10 मिनट और ले सकता हूं आपका। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, ब्रेन का मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग का मतलब उसको चलाना, दिमाग को यूज कराना, बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देना। एक बात का ध्यान रख लेना, ये भी एक टीचिंग स्किल में आता है, टीचिंग स्किल का एक पार्ट है। एक अच्छा टीचर बार बार बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, वो दिखावा करता है कि उसको आंसर नहीं आता, टीचर दिखावा करता है मुझे नहीं पता आप बताओ, जबकि टीचर को पता होता है, तभी तो वो टीचर है। लेकिन बच्चों को दिखावा करता है मुझे नहीं पता, आप बताओ इस चीज का। फिर बच्चे सोचते हैं, अच्छा टीचर को नहीं पता, मैं बताता हूँ सर ऐसे होगा, फिर दूसरा बोलेगा नहीं सर ऐसे होगा। सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और जो टीचर इस टेक्निक का यूज करता है क्लास में, वो अच्छा टीचर माना जाता है, बच्चे उसको वैल्यू देते हैं। क्यों, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि मुझे बोलने का मौका मिले, मैं बोलूं। प्रेरणा जी ने आंसर दिया, नीलू जी ने आंसर दिया, गौरी जी ने आंसर दिया, पूजा जी ने आंसर दिया, यानी कि एक नाम आए ना सब लोगों के सामने, एक छोटी सी सबकी धारणा रहती है कि मेरा नाम भी आए, मैं आके बोलूं, लोग मुझे जाने। और वो कब होगा, जब उनको मौका दिया जाएगा। और वो कब होगा, जब टीचर ऐसा होगा, टीचर बोल बच्चों को सामने आने का मौका दो, जो बच्चा सामने आएगा बोलेगा बड़ा अच्छा टीचर है, मुझे सामने बोलने का मौका दिया टीचर ने। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ऐसी चीज बच्चों से पूछ लेना जिसमें बच्चे अपने माइंड का यूज करें। जैसे मैंने अभी आपको एक टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक में आप सब लोगों ने दिमाग लगाया होगा, ठीक है, तो मैं रैंडमली अभी पूछ लूं, रुको थोड़ा सा एक बार उसके और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, फिर उस टॉपिक में थोड़ा टाइम जाने की पॉसिबिलिटी है। चलो मैं इससे पढ़ाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, देखिए इसका आप डेट याद रखिए, बहुत बहुत वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक है ये, कि समस्या एवं रचनात्मकता उन्मुख है। रचनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी, समस्या यानी कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम बच्चों को दी, और बच्चों में या फिर अच्छा उसका सॉल्यूशन पाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। 1963 में एसबोर्न ने विकास किया, 1963 याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसको सरल भाषा में विचार मंथन, विचारों को मथना, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देना, बच्चे सोचे अपना दिमाग लगाएं। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है, बच्चे सोचते हैं इसमें खुद,
डेवलपमेंट होता है बच्चों का। कोई अच्छा आंसर देता है, कोई बुरा आंसर देता है, लेकिन लर्निंग सबकी होती है। और सबसे ज्यादा लर्निंग, देखो, जिसने अच्छा आंसर दे दिया वो बच्चा हमेशा याद रखेगा कि मैंने ये आंसर सर को बताया था। और गलत आंसर दिया था, वो भी बच्चे को याद रहेगा कि ये मैंने वहां गलती की थी, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो दोनों के लिए यूजफुल होती हैं चीजें। समूह के सदस्य किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कोई टीचर एक प्रॉब्लम देगा और बच्चे अपने अपने आइडियाज देंगे उसमें कि सर ऐसे नहीं होता है। जैसे मैं उन्हें उस दिन आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली प्रॉब्लम आपको दिया था। ऐसी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एक बोलेगा नहीं ऐसे है, दूसरा बोलेगा ऐसे है। इस तरीके से बच्चे अपने अपने व्यूज देंगे। इसमें बच्चों के सामने एक समस्या होती है, टीचर ने एक प्रॉब्लम दे दी जिस पर सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। धर्मवीर सर ने अपनी आइडिया दिए, राधिका मैडम ने अपना आइडिया दिया, पूनम मैम ने अपना आइडिया दिया। दो चार आइडिया और सुनेंगे आज, अभी देखेंगे सब लोगों के क्या क्या आइडियाज आएंगे। यही तो है बच्चों को मजबूर करना। बच्चे अपना दिमाग लगाएं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं। दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। समझ आया? शिक्षण सभी के पॉइंट्स को किसी बोर्ड पर या कागज पर लिखता है। अभी धर्मवीर सर ने बोलेंगे, मैं लिखूंगा, मैं नोट करता हूँ। धर्मवीर सर ने उस दिन क्या लाइनें बोली, अच्छी चीजें बुरी चीजें उन्होंने बताया। अरेंज मैरिज अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है ये भी उन्होंने बताया। राधिका मैडम ने बताया नहीं नहीं लव मैरिज अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है, राधिका मैडम ने अपना पॉइंट दिया। मैंने दोनों की बातों को नोट कर लिया। बच्चे जो जो बता रहे हैं टीचर उन सबको नोट कर रहा है। सभी लोग हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से बच्चों में बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में टीचर बोलेगा हाँ हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं। जैसे होता है ना, जज होता है ना, सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर ऑर्डर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ये गुनाहगार है, ये सही है। अब मैं आपका जजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के व्यूज लेना मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रॉब्लम मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप सभी लोग या पढ़ लेना। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमारी प्रॉब्लम देखिए क्या है। आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम दी है कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसके एडवांटेज क्या है लव मैरिज के? अच्छा अच्छा, डिसएडवांटेज भी होंगे क्योंकि प्योर तो कुछ भी नहीं हो सका। अब दूसरा कि एडवांटेज ऑफ अरेंज मैरिज, कि अरेंज मैरिज के भी कुछ ना कुछ तो फायदे होते ही हैं और कुछ ही का बहुत फायदे होते हैं और लेकिन नुकसान भी होते हैं। दोनों, अरेंज और लव दोनों के, अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या फायदे होते हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या नुकसान होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए सबसे पहले जल्दी बताओ कौन बताएगा। सबसे पहले हम आते हैं अरेंज मैरिज के ऊपर। मैं आप लोगों के पॉइंट लिखता रहूंगा और बाद में वोटिंग करूंगा कि कौन किसके पक्ष में है और कौन कितने उसमें पहुंचा। तो कौन रिप्रेजेंट करेगा अरेंज मैरिज को, सामने आओ। एनीवन जो पूरा कॉन्फिडेंट है अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, उसके लाभ बताओ, बेनिफिट्स बताओ। एनीवन, कोई भी आओ सामने। धर्मवीर सर आप थे ना उस दिन सबसे ज्यादा स्पोर्ट में, सर आप आओ। मैं ही आ हाँ जाता सर हूँ। बताओ, आप अच्छा बता रहे मैं थे उस दिन एक्सपेक्ट भी, बताइए। मैं उसके तो कैमरा एक्सपेक्ट खोल के वाला बताओ। हाँ जी, जी। और शॉर्ट में बताना, बहुत ज्यादा लंबा भी मत खींचना क्योंकि टाइम की कमी है। जी बताइए धर्मवीर सर। पहले बेनिफिट बता दूं उसका, पहले उसका बेनिफिट बताऊं क्या? आपको बेनिफिट ही बताने हैं, उसके साइड इफेक्ट तो लव वाले बताएंगे आप नहीं बता पाओगे।
आप तो बेनिफिट ही बता पाओगे ना रेंज के पक्ष में, इसलिए। हालांकि लव राधिका मैं मैडम अरेंज बता देगी डिसएडवांटेज, 1 मिनट में बताएगी राधिका मैडम, देखना। पर्सनल व्यू मैं अगर कहूँ तो मैं सिर्फ दोनों के पक्ष में हूँ, दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, बट ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट मुझे करना है तो मैं अभी अरेंज मैरिज को ही रिप्रेजेंट करूंगा। जी एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सर। इसमें जो पेरेंट्स शादी करते, जनरली जो शादियां होती हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए फिक्स करते हैं सर। जो जो तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने अनुभव के अनुसार ना बहुत खोजबीन करते हैं उन शादियों के लिए। जैसे उनका घर देखें, द्वार देखें, गांव देखें, उनके दादा देखें, उनके दादा के परिवार को देखें, उनके नाना के परिवार को, ऐसे देख के ना बहुत सारे देख के उनके बारे में पता करके वो शादी करते हैं। तो ज्यादातर ऐसे देखने से ना उनका बैकग्राउंड पता चलता है और शादियां ये टिकने के चांसेस रहते हैं सर। मैं शॉर्ट में बता दिया सर। और कुछ ठीक बताना है जी, चाहते हैं सर? चलिए आपने अच्छा बताया कि सबसे जो जो मैं आपकी बात को और पूरा कर देता हूँ। अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? फैमिली सपोर्ट। इट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ अरेंज मैरिज की फैमिली हमारे साथ होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है अरेंज मैरिज का। और कोई हो ना हो साथ में, हमारा परिवार हमारे साथ में रहेगा। जी आओ जी, लव मैरिज के पक्ष में कौन है? जल्दी आओ। एनीवन? राधिका मैडम तो थी, चलो राधिका मैम आओ, सामने आओ। कोई भी आ और सकता है, सबको मौका है और यहाँ पे। कोई हाँ, भी बताओ ना, और कोई को बुलाओ भैया, मैं तो लव मैरिज के पक्ष में हूँ भैया, तभी तो मैं क्योंकि आपसे बहुत पूछ रहा हूँ, बताओ। अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। और जो बात पूनम दीदी बोल रहे थे ना कि एक साइड दिखाते हैं, ऐसा नहीं भैया, धीरे धीरे हर साइड समझ जाती है। और धीरे धीरे मेंटल प्रिपेयर भी हो जाती है कि यहाँ जाने से इतनी इतनी चीजें फेस करनी है, तो वो मेंटल प्रिपेयर हो जाएगी। और अरेंज मैरिज में कोई कुछ पता नहीं होता है। हाँ, ये कि घर परिवार वाले पैसे देख लेंगे, जमीन देख लेंगे, जायदाद देख लेंगे। अरेंज मैरिज में ज्यादा चीजें छुपाते हैं भैया। लव मैरिज में लड़का छुपाएगा नहीं, अरेंज मैरिज में अच्छे अच्छे ही बताते हैं। मान लो मेरे घर भी मेहमान आएंगे तो मैं थोड़ी ना अंदर की सारी बातें बताऊंगी। बंगला देख लेंगे, गाड़ियां देख लेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें होती है, बट लव मैरिज में सब कुछ पता होता है भैया। तो लव तब मैरिज ही पता अच्छी होता होती है है। जब जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन अक्सर कोई लव नहीं, मैरिज के नुकसान सबसे बड़ा मैं बताता हूँ। लव मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से शायद धर्मेश सर या बाकी लोग खिलाफ है, जल्दबाजी करना। ठीक टाइम है, लेना किसी चाहिए भैया। जानकारी न होना। पूरी जानकारी आपने इसलिए पॉजिटिव आंसर दिया कि आपको जानकारी होती है। वो कब होती है? जब हम आराम से ऑब्जर्व करते हैं उन चीजों को। लेकिन अक्सर लव मैरिज में क्या होता है? अक्सर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं देखे जाते। विचार क्या है, प्लानिंग क्या है, वो कभी नहीं डिसाइड की जाती। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लव मैरिज का। अट्रैक्शन और नहीं होना चाहिए भैया, दिल से आएगी आवाज। अगर आपको सच्चा प्यार होगा, जिससे होगा वो एक ही बार आएगी, उसके ठीक है, बाद अरेंज मैरिज में भी नहीं आएगी। अब ऐसा पर पर्सन आओ सामने। हर की लाइफ में एक आता ही है भैया। अब वो उसको दबा के आगे बढ़ना, ये बात अलग है कि प्रपोज ही नहीं कर पाए, बोल ही नहीं पाए, बट हर के जीवन में एक आता ही है, चाहे वो आप कितने ही साल अपना अनुभव पुरानी बता बात दो हो। राधिका जी, मुझे लग रहा है आप कुछ बताना चाहते हो। अपना अनुभव बता दो जिंदगी का। हाँ, नहीं नहीं भैया, उस समय तो कहाँ छूटी थी ना, उस समय तो छूटी नहीं थी ना। हम लोगों को तो ये था कि बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थी। तो हम बॉयज स्कूल में पढ़ने गए थे, तभी बोल दिया था कि अगर किसी चोरे को देखा है तो भट्टी में खोद देंगे तुमको। तो बस देख के ही रह गए भैया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि लव मैरिज करना चाहिए। हेलो। अच्छा हाँ, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं यमुना जी बोल रही हूँ। यमुना मैडम भी, आप भी आइए, आपके भी काफी हाँ, जी आप भी सर, मैंने अनुभवी लव व्यक्ति मैरिज हो। किया है। हेलो, मैंने लव मैरिज किया है। तो मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि लव हो प्लस सके तो अरेंज कैमरा किया खोल है। लीजिए मैडम। नहीं यमुना मैम, सर, हो मैं सके अभी तो नहीं कैमरा खोल लो। खोलूंगी। अभी नहीं खोलूंगी। मैं बता रही हूँ ओके अपना मैम। अनुभव जी जी। कि मैंने लव किया है, बट अरेंज साथ में था, सेम कास्ट था। तो अच्छा है, बट फैमिली में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लव तो एक उम्र में रहता है, प्यार है, सब है। पर जब एज बढ़ता है ना, तब समझ में आता है कि प्यार क्या होता है और रियल लाइफ क्या होता है ना। तो बहुत कुछ तकलीफ भी होती है और बहुत अच्छा भी रहता है कुछ चीज़। तो मेरे ख्याल से लव प्लस अरेंज दोनों होना चाहिए। थोड़ा प्यार भी ज़रूरी है और फैमिली भी ज़रूरी है।
दोनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो तकलीफ भी बहुत होता है बीच बीच में कि कभी कभी लगता है यार नहीं करना था, फिर लगता है कि हाँ अब हो गया। तो कभी कभी खुशी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से दोनों ज़रूरी है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। सिर्फ लव करके मतलब शादी करोगे तो गलत है ये मेरे लिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ। ठीक है। अब एक पक्ष आया हमारे पास अरेंज का, दूसरा पक्ष आया हमारे पास लव का, और तीसरा पक्ष आया दोनों का। अब दोनों वाले पक्ष में एक और कोई व्यक्ति दूसरा आओ सामने। हाँ, पूनम मैडम सर कुछ कहना चाह रही है। जी पूनम मैम। सर लव मैरिज में क्या होता है, एक तो अट्रैक्शन होता है, अगर उम्र छोटी है तो वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, पर वो हमको भी पता नहीं चलता कि ये अट्रैक्शन है। हमको लगता है ये सामने वाला इंसान ही दुनिया में सबसे बेस्ट है, और उसकी गलत चीजें भी हमको सही लगने लगती है। और जब शादी होती है तब हम देखते हैं कि शादी के पहले कैसे होता है, मीठी मीठी बातें करना, चलो प्यार करना, घूमना, या हमारे टाइम तो घूमना उमना नहीं था पर अभी तो वो होता है। और शादी के बाद जब रियलिटी सामने आती है कि अरे नहीं, अपने को तो पूरा फैमिली भी संभालनी है, सब कुछ करना है, तब वो थोड़े थोड़े दोष भी एक दूसरे के दिखने लगते हैं। और मेन यानी पेरेंट्स का उतना साथ नहीं होता। हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं तूने तेरे मर्जी से किया है ये शादी, तो वो साथ नहीं होता। एडजस्टमेंट तो दोनों में होता है, पर ये एक बड़ी बात है, पेरेंट्स का साथ। और सामने वाले ने हमको कितनी सच बातें उसके बारे में बताई है। और जल्दबाजी तो बहुत हो जाती है, क्योंकि लड़का क्या सोचता है थोड़ा, अरे चलो, हमारे टाइम का बोल रही हूँ कि लड़की बहुत अच्छी है, ये हाथ से निकल नहीं जाए, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। तो वो पूरी बातें बताता नहीं है कि इस लड़की को मैं खोना नहीं चाहता, तो वो फिर वो कर लेता है जल्दी में शादी। पर बाद में फिर लाइफ ध्यान में आती है कि क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़े इश्यूज उसमें होते हैं। और अगर लड़की सहने वाली हो तो फिर वो सहती ही रहती है जिंदगी भर, ऐसे हो जाता है। माँ बाप को भी नहीं बोलते और किसी को भी नहीं बोलते, वो प्रॉब्लम हो जाती है बस। मेरी जब शादी हुई, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा निगेटिव लगेगा, पर मेरी जब शादी हुई तब मुझे बोला गया था कि आगे हम तुम्हें पढ़ने देंगे। मैं बीसीएस की टॉपर थी हमारे कॉलेज की, फिर मेरा पूना यूनिवर्सिटी में एमसीएस को नंबर लगा, ये उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। और जब मेरी शादी हुई तब मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, जबकि मेरे बीसीएस के जो सब बुक्स थे वो एक बैग में डाले और उसको आग लगा दी गई कि ये आगे कभी पढ़े ही नहीं। तो मीन्स ये सबके साथ, मीन्स तुम जब तक सामने वाले को पूरा समझो नहीं, तब तक शादी लव या अरेंज जो भी हो तुम करना मत। और झूठे वादे कभी किसी से नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए। कि लड़की को सिर्फ इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम उसको सिर्फ इम्प्रेस कर रहे हैं, ये बात एक है, बहुत बड़ी बात है। और लव मैरिज में एक होता है, हम ज्यादा मिलजुल जाते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, आती थे माती, यानी बहुत ज्यादा फिर झगड़े भी होने लगते हैं शादी के पहले ही, तो फिर रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, वो लगता है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। देखो दोनों के बात, दोनों पक्ष हमारे सामने आए। तो और बड़ी उम्र का कौन है हमारी क्लास में? धर्मिष्ठा जी हैं बड़ी उम्र की ओर। मैम मैं बड़े लोगों सर, से मैं राय लेना चाहूँ। आशा मैडम है? हाँ जी आशा जी। सर मैं थर्ड के फेवर में हूँ, लव कम अरेंज मैरिज में। क्योंकि सर मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई है इसलिए, और मैं दीपमाला बोल रही हूँ सर। सर लव कम जो सबने बताया है, मैंने सबके अभी तक व्यू सुने हैं कि लव मैरिज में ये डिवोर्स के प्रॉब्लम होते हैं, फैमिलीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो सर ये सेम टू सेम अरेंज मैरिज में भी सेम चीजें होती हैं। बट सर अगर हम लव मैरिज करते हैं तो एक मेच्योरिटी लेवल पे आकर फिर हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी सर 18 साल हमारा वोटिंग पावर हमें दिया है सर। तो उसी तरीके से 18 के बाद में हमारी थोड़ी तो सर इम्प्रूवमेंट हो जाता है कि हम इंसान को परख सकते हैं। सर जैसे सर ने फर्स्ट बताया था कि फैमिली अच्छी होती है या उनको सबको देखे, तो सर हमें एक इंसान से मैरिज करनी होती है, उसके बाद में फैमिली आती है। सर अगर वो इंसान से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगी तो आफ्टर दैट फैमिली इज नॉट मैटर। फैमिली बाद में आती है, फर्स्ट वो बंदा होना चाहिए जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फाउंडेशन है। अगर आप टाइम लेके अगर इस चीज को करते हैं, समझते हैं उस इंसान को, वो इंसान आपको समझता है, अगर फीमेल रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट उस बंदे के अंदर है, अंडरस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली कभी भी ये मैरिज टूटेगी नहीं सर।
एंड सेकेंडली अगर फैमिली की बात की जाए तो अरेंज मैरिज भी सर मैंने टूटते हुए देखी है, जिसमें लड़की को लड़का समझ ही नहीं आता है, बिकॉज उनको हैबिट्स पहले से पता ही नहीं होती है, ना फैमिली बैकग्राउंड्स पता होते हैं और छोड़ दिया जाता है। जैसे कि दीदी ने बताया कि उनकी लव मैरिज में भी उनको परमिशन नहीं दी गई पढ़ाई की, तो दैट मीन्स उनके बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी थी दोनों पक्षों में। अगर यही अंडरस्टैंडिंग होती दोनों के बीच में तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। एंड लव कम अरेंज मैरिज में फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, बट आजकल की फीमेल्स या गर्ल्स की मैं बात करूं सर, वो इतनी समझदार होती हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। हमारे टाइम की बात कर रही हूँ सर, अभी की नहीं पता। अगर उन्हें प्रॉब्लम भी होती है तो वो अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करती है, अपने पेरेंट्स को दुख नहीं देगी। कि मैं अगर ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज करी है तो मैं सारी प्रॉब्लम्स पापा मम्मी को बताऊं कि सास ने ऐसा क्या, पति ने ऐसा क्या, और लव मैरिज मैंने कर रही तो ऐसा नहीं सर। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप अपने पेरेंट्स को कौन सी बात आपको बतानी चाहिए और कौन सी नहीं बतानी चाहिए। तो ये आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की टॉक से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सर। मुझे मेरी ये पर्सनल थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट है वो लव कम अरेंज मैरिज बेस्ट है, और बाकी सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके होते हैं। बट वो समझ से अगर किया जाए तो सारी मैरिजेस सही है, बस एक समझ का फर्क होता है इन चीजों में और कुछ भी नहीं है। छोटी बात को भी हम राय का पहाड़ बना देते हैं सर इसमें, और छोटी बातों को अगर लेट को करें तो बहुत कुछ है। ओम इग्नोराय नमः एक सबसे बेस्ट मंत्र है सर, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो, चाहे लव मैरिज में हो, चाहे लव कम अरेंज मैरिज में हो सर। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बाकी आप लोग ज्यादा बेटर जानते हैं सब जने सर। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। सर मैं 2 लाइन कुछ बोलना चाह रहा था। जी सर, शॉर्ट में सर। जी सर। देखिए चीज़ें हर जगह सर थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर पड़ता है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई एक बहुत बड़ा मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ सर। जब पति पत्नी, जब फीमेल और जो मेल ना आपस में जो रिलेशन में आते हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि मेल को एक महिला के जो उसका जो भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हर मेल को हर महिला का भावना का सम्मान करना चाहिए, और हर महिला को मेल के ईगो का ध्यान रखना चाहिए, तभी कोई शादी सक्सेसफुल। ईगो मतलब सर कि हमेशा बात बात में एक मर्द को नीचा दिखाना, या फिर कुछ भी चीज में कंपैरिजन करना, मेरा बाप अच्छा था, मेरा भाई ऐसा था, वो भी महिला को नहीं करना है। और जेंट्स को भी ऐसा ध्यान रखना है कि हर छोटी छोटी बात में महिलाएं रोती हैं, एक्चुअली क्वाइट नेचुरल से उनका भावना का सम्मान करना है, तो तभी ये रिलेशन कोई चल सकता है सर। अगर दोनों एक दूसरे में कोई व्यक्ति कहीं भी अगर हावी होता है ना सर, वो रिलेशन टूटने का चांसेस रहता है। ये मेरा विचार है सर, और इस बीच को बस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे ग्रुप में और जो मुझे सबसे बड़ी उम्र की लगती हैं, धर्मिष्ठा मैडम लगती हैं, क्योंकि बड़े लोगों से मैं ज्यादा इसलिए पूछना चाहूंगा, उनके पास जीवन का अनुभव है। बच्चे गलत बोल सकते हैं, बड़े गलत नहीं बोलेंगे। धर्मिष्ठा मैम, आपका क्या कहना है फिर? नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। हाँ जी, बताइए। अभी मैं राजकोट से हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, 9 से 5 तक मेरा ड्यूटी का टाइम है। और हमारा मैरिज तो अरेंज मैरिज था, लेकिन मेरे थोड़ी डिमांड थी पापा के पास कि मुझे मेडिकल फील्ड का लड़का चाहिए, तो मेरा पापा ने वो भी पूरी करी। और मेरा हस्बैंड है कैंसर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, मैं मेडिकल कॉलेज राजकोट में जॉब कर रही हूँ। और मुझे एक लड़की है, वो भी MBBS हो गई और MD अभी कर रही है, वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में है अभी कैंसर के यूनिट में। तो मेरा मैरिज तो अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन आज तक हम लव मैरिज से भी अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वो मेरा आदमी बहुत रिस्पेक्ट मुझे देता है। और आज ही आपका जो शाम का हमारा मेडिकल फील्ड की वजह से थोड़ा हमारा डिनर थोड़ा लेट रहता था, तो भी वो ऐसे मुझे संभालता है कि वो आपका लेक्चर संभालो, हम वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि मेरा ये राय है कि जो लव मैरिज होता है तो भी उसको अरेंज करके रहना चाहिए, और अरेंज मैरिज होता है तो भी उसको अपने आप में एक दूसरे को समझ के रहना चाहिए। मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, 4 ननद है, 2 जेठ है, उसका 7 भाई बहन का फैमिली है। सबसे फैमिली में छोटी हूँ, लेकिन सबका इतना ख्याल रखती हूँ, भतीजी भानज वो सबका इतना ख्याल रखती हूँ। और हमारी मेडिकल फील्ड की वजह से सबका मेडिकल का जो कोई
ट्रीटमेंट का कोई काम होता है तो भी संभालती हूँ, तो वो सब जगह से रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ऐसे ही अंडर एडजस्टमेंट से रहेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। थैंक यू सर। तो आप दोनों को प्रीफर करती हैं? हाँ जी तो सर, आपका ऐसा है कंक्लूजन कि दोनों को? नहीं, मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो लव मैरिज जिसका हुआ है तो वो अपने आप एडजस्ट होके रहे, और जिसका अरेंज मैरिज हुआ है तो भी वो अपने आप में मिलजुल के रहे, ऐसा मेरा सुझाव है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हमने अपने जो भैया वो तो सबसे हो ज्यादा ही मैंने जाता है, बोलना, एडजस्टमेंट तो हो ही जाता है, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है ना भैया, वो इतना एडजस्ट ना तो कर पाएंगे ना समझ पाएंगे, इसलिए न्यू जनरेशन के लिए लव मैरिज जरूरी है। जैसे अब हम भी इतने बड़े बड़े परिवारों में ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन नई नई लोगों की जो मैरिज टूट रही है ना, जब तो डिवोर्स बहुत बड़ी बात होती थी। पेरेंट्स कह देते थे अब घर से गए, तुम अब वहीं रहो, वहीं जियो, वहीं मारो, जो करना वहीं करो, तो एडजस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल फटाफट डिवोर्स होते हैं भैया, फटाफट लड़ाइयाँ होती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, तो इसलिए आजकल समझना जरूरी है भैया। इसलिए थोड़ी मिलना जुलना, थोड़ी पहचान जरूरी है बच्चों में। एकदम आप थोप नहीं सकते कि हाँ इससे शादी कर ले और वो, इन सबका सबसे बड़ा कारण डिवोर्स का ईगो, दोनों एक दूसरे को इतना बड़ा ईगो क्योंकि रहता है। अभी चल रहा है भैया डिवोर्स हमारे समय, और अभी इतने सालों में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नहीं, अभी तो 6-6 महीने में शादियां टूट रही हैं, 6-6 महीने में हाँ, शादियां। 2 महीने भी नहीं निभा रहे, एक ही बार जाके लड़की जाती नहीं है, ज्यादातर यही लव कल्चर मैरिज ही हो रहा है, 6-6 महीने में चलिए शादियां। ठीक है, बहुत हाँ। अच्छा बताया। और अब मैं कंक्लूजन मैं खुद नहीं दूंगा, कंक्लूजन कौन देगा आज की क्लास का ओवरव्यू? रुको, मैं छाटता हूँ। कौन देना चाहता है? हाथ उठाओ। आज की सभी व्यूज को नोटिस किया तो क्या बोलना चाहेंगे? कौन आएगा कंक्लूजन देने के लिए? एमडी भाई ये हाथ उठा रहे हैं जी, बताइए। हेलो जी, राहुल जी आवाज आ रही है? जी भावना जी, बताइए। हाँ, मैं सभी की बात सुन रही थी और कुछ मेरी शादी तो नहीं बट ऑब्जर्वेशन है चीजों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हमारी जब लव मैरिज में क्या है कि दुख की वजह या टूटने की वजह कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं चीजों को लेकर। ऐसा नहीं है कि सामने की नेगेटिव चीजें हमें दिखती नहीं है, हम लोग देखना नहीं चाह रहे उसको, हम लोग एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखते हैं कि हमें सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा और इसीलिए हम एक पर्सन की तरफ ज्यादा भाग रहे होते हैं। और जब हम इंडिविजुअली किसी को मिल रहे हैं और जब हम फैमिली को मिल रहे हैं तो चीजें थोड़ी रहती वही है लेकिन थोड़ी चेंज लगने लगती है हमें। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ शायद थोड़ा गलत हुआ या हमसे चीजें नहीं शेयर की गई हैं, ऐसा कुछ, क्योंकि हम उन चीजों को जानना ही नहीं चाहते पहले से, हम एक ही चीज देख रहे होते हैं। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है, जैसे राधिका दीदी बोला कि हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता, एक्सपेक्टेशंस हमारी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जाकर हम चीजों को देख रहे हैं या फिर हमें आगे पता चलेगा क्या है। तो वहाँ पे दुख होने के चांसेस लेस होते हैं, और अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो वो भी हमें मतलब थोड़ा हमारे सरप्राइज नहीं होते हम उन चीजों को लेकर, क्योंकि हम उस चीज को जानते नहीं है। सो मेरे हिसाब से दोनों चीजें ही अच्छी हैं, बट अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट दोनों जगह मस्ट है। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को तो हम अच्छे से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी मैरिज सक्सेस हो सकती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। चलिए, जो भावना जी ने कंक्लूजन दिया उस सभी उसके लिए सभी समर्थन में है, कोई खिलाफ हो तो अभी बताइए, फिर हम आज की डिस्कशन को ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को ओवर करते हैं। चलिए, अब मैं एक आपका वो लेता हूँ, फीडबैक लेता हूँ मैसेज से। रुको, पोल्स कहाँ से बनाते हैं? पोल्स से, ठीक है। मैं एक पोल बना रहा हूँ, आप लोगों को वोटिंग करनी है, ठीक है? कि आपको मैंने मैरिज का यहाँ पे लिख दिया है, और ऑप्शन 1 में हमने डाला है यहाँ पे लव मैरिज, ऑप्शन 2 ओनली, ओके। ऑप्शन 2 में हमने डाला है
अरेंज मैरिज, एंड थर्ड ऑप्शन हमने डाला है बोथ। ओके, ठीक है, मैं आपको ये भेज रहा हूँ। सर ठीक है, सर तो एक सो और एवरीवन। ऑप्शन हाँ बताइए। सर एक और ऑप्शन होता है सर, एक और मैरिज होता है, उसके बारे लव में कम अभी अरेंज। नहीं नहीं अभी चर्चा हुआ ही नहीं देखे। हमारे बताओ इंडिया जी। में भारत सरकार, हाँ भारत सरकार भी अलाउ किए हुए हैं, और भारत सरकार उसके लिए ये सरप्राइज के रूप में कुछ मनी भी देते हैं, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मैरिज, इंटरकास्ट शादी जिसको बोलते हैं, अंतरजातीय विवाह। और इसमें जो है विप्लवी शादी भी बोलते हैं इसको, कई तरीके नाम है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी मैरिज के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है अंतरजातीय विवाह किया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आने वाले जनरेशन अच्छे होते हैं। साथ साथ जातिवादी जो प्रथा है हमारे इंडिया में, जात कास्टिज्म समाप्त होता है, जो एक नेशनलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है, नेशनलिटी के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। और दूसरी फायदा ये है कि अब ये इंटरकास्ट शादी कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा ये भी रहना चाहिए, देखना चाहिए। इसमें जो है शारीरिक इसका बेस जो होता है अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअल बेस होना चाहिए, उस पर आधारित शादी होना चाहिए। अब शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों देख के शादी करना, जैसे किसी का आइडियोलॉजी जो है हमसे मैच कर रहा है, तो उनके साथ शादी करने से दोनों का आगे का जिंदगी अच्छा रहेगा। सिर्फ फेस या भौतिक चीज को देख के शादी नहीं करना चाहिए। मेरा जो थोड़ा अनुभव है सर, हम तो शादी नहीं किए हैं, लेकिन एक छोटा उम्र में भी थोड़ा ये सब चीज ऑब्जर्व किए हैं सोशल से, समाज से, तो उस आधार पर हम बोल रहे हैं सर। और इंटरकास्ट शादी का बहुत सारा बेनिफिट सभी है, और डाइवोर्स कम होता है, और अभिभावक इसमें दोनों का जो अभिभावक जो है सपोर्ट करता है, और नहीं भी करता है तो दोनों पुत्र या ही एंड सी, मतलब दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग है तो अभिभावक को इसमें जो है ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये दोनों जो है आगे का जिंदगी सही से जी सकता है, ये दोनों का जो है आइडियोलॉजी एक है, तो ये जिंदगी लोग का अच्छा रहेगा, तो इस पर विचार के इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए एक रिवोल्यूशनरी मैरिज को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, और जिस हम लोग योग से जुड़े हुए हैं तो जात पात से ऊपर उठ के बात भी करना चाहिए। और इस दृष्टि से इसको एक ऑप्शन हम इसलिए दिए हैं कि आप बोथ दिए हैं, उसमें एक का रिवोल्यूशनरी मैरिज का भी दीजिए, और एक और है ऑप्शन जिंदगी का, जैसे तीन तो बता ही दिए, ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और रिवोल्यूशनरी। एक तीसरा ऑप्शन होता है, कोई यदि शादी बिना किए भी रह सकता है, वो कैसे क्यों रहेगा, तो वो जब समाज के लिए एक महान कार्य करने के उद्देश्य, महान उद्देश्य से यदि आप एक आइडियोलॉजी अपना बना रहे हैं, तब वो बिना शादी का भी अपने वो समाज के लिए कुछ अच्छे करना चाहते हैं, तो एक अलग एक जिंदगी जी सकता है, वो जरूरी नहीं है उसको शादी करने की। तो ये 4 ऑप्शन है, जो जिसको सूट करे, जो अपना उसको ये करे, और ठीक इसमें है, फीडबैक अजीत जी। जी ने एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम हमारे सामने रखी है। शायद आज समय कम है, इस प्रॉब्लम पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रॉब्लम में बता देता हूँ, जो इन्होंने कास्टिज्म की बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कास्टिज्म की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको लव मैरिज में इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि लव मैरिज कास्टिज्म को नहीं देखती, वो अपने आप ही दूसरी कास्ट में आ जाता है। तो पता नहीं, मेरा भी जैसे बोलता है, लव मैरिज अपने आप ही कास्टिज्म के अगेंस्ट होती है, क्योंकि वो फिर लव ही क्या, जो कास्ट को देख के लव होता है वो, है ना। लेकिन ये कास्टिज्म का क्वेश्चन मैं अभी नहीं उठाऊंगा, अभी उठाए तो आधे घंटे और खिंच जाएगी हमारी बात आज की। फिर कभी क्लास में जब कभी मूड बनेगा मेरा और आप दोनों का, फिर हम कभी कास्टिज्म के ऊपर भी कभी इस तरीके से हम एक छोटा सी चर्चा रख देंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम हो गया शायद, है ना। या आप बोलोगे तो मैं आज भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि 3:30 हो गए ना। ये लीजिए, आपके पास आया है, देखे एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। आपके पास मैसेज आ गया क्या वोटिंग देने का? मेरे पास तो दिखा रहा है ये। नहीं आया? अच्छा, सर नहीं ये, आया। ये शायद मुझे यूज करना आता नहीं है शायद। रुको, नहीं आया एक तो था, आया तो था, बट चला अभी गया। हम देख नहीं पा रहे कि कहाँ पे है। हाँ एक बार मैंने नोटिफिकेशन देखी है।
अच्छा अच्छा, वो नोटिफिकेशन तो उसमें नहीं, यहाँ पे एकदम से परसेंटेज पता चल जाएगी कि ज्यादा लोग कहाँ पर है, हमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमें एक एक करके गिनना पड़ेगा फिर। अब एक काम करो फिर, चलो मैसेज करो, ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन समझ आ गए। ऑप्शन 1 है ओनली लव मैरिज, ऑप्शन बी ओनली अरेंज मैरिज, ऑप्शन 3 बोथ। अब शादी नहीं करनी वो बात अलग है भैया, वो वाला टॉपिक नहीं है, शादी नहीं करनी हमें। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कक्षा का वोटिंग कहाँ जाता है। तो मुझे नीरज जी आप गिनती गिन के बताना मुझे, ठीक है? अरे भैया ठीक है। हाँ, सभी का गिनती मुझे लिख के बताओ कि 3 में कितने, 2 में कितने, 1 में कितने हैं। किसी पे दबाव नहीं है, अपनी सभी इंडिपेंडेंट हो। सर पूरे तो नंबर 3 में है। सभी लोग जल्दी से मैसेज करो, फिर मैं क्लास ओवर करूंगा वोटिंग लेने के बाद। नीरज जी रिजल्ट बताओ। एक मिनट काउंट कर लूं मैं। करो करो, काउंट करो जल्दी से। जी जी 3 वाले कर रहा हूँ सर सबसे थर्ड पहले। में सबसे ज्यादा 18 है थर्ड में सबसे अराउंड। ज्यादा है। यस सर हाँ बोथ। थर्ड में सबसे सेकंड ज्यादा का आई है थिंक ये 2 दोनों। ही आया है सिर्फ। मिली जुली मैरिज। सेकंड में 2, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा था हमारा? अरेंज वाला था ना। जी चलिए, तो टोटल टोटल वोटिंग है हमारी। टोटल कितने वोट करने वाले लोग हैं? ठीक है, लगभग हमारे मान लेते 24 सर लोग हैं तो 23 आपसे मिला के 23 ने किया 24। है। और हाँ मैं ये तो 23 ने किया हुआ है। मेरा वो अपना तो बहुत वाले बहुत में ही ज्यादा है, है। मेरा अपना वोट वोट भी बहुत बहुत में ही है। सबका सबका बहुत में गया भैया, 2-3 लोग का है सर बस जो। लास्ट में आपका कंक्लूजन सर होनी चाहिए। आपका वोट क्या है सर? हाँ। सर मेरा आपका वोट बहुत में है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। बताइए ना अरेंज सर। मैरिज का बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस है। अभी बताऊं क्या? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? बताओ सर भैया 10 बताइए। बताओ। मिनट अरे भैया बताओ। बताओ सर। देखिए, अरेंज मैरिज में जैसे मैंने बहुत सारी शादी करवाई है लोगों की, क्योंकि जब हमें हमारे लेवल बढ़ जाता है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये इस लेवल पे आ गया है, इसकी जान पहचान बहुत ज्यादा है, अब शादी ये जिसको बोलेगा वो अच्छा होगा, ये एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हाँ अब राहुल जिसके लिए ढूंढेगा वो अच्छी होगी। मैंने बहुतों की कराई है शादी, और देखा है मैंने शादी कई लोग कैसे कराते हैं। कई ज्यादातर लोग तो अपने लालच में कराते हैं, और तो और बाहर वाले तो लालच होता ही होता है। ज्यादातर मैंने तो अपनी फैमिली में देखा है यार, फैमिली मेंबर भी लालची हो जाते हैं। फैमिली मेंबर भी, हमारे चाचा, हमारी मौसी, हमारी बुआ, उन लोगों के अंदर भी ये आते हैं कि मेरे थ्रू चलो इसका वो हो जाओ, ये अच्छा है, और दूसरे वाला बिल्कुल वो है, ये इसके साथ ऐसे एडजस्टमेंट हो जाओ। तो ऐसा मैंने अपने लाइफ में देखा है। छोटी सी जिंदगी मेरी है, 25 साल का हूँ, तो इसमें मैंने अपने में देखा है। और ओनली लव मैरिज वाले, उनके तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, कभी भी पक्ष नहीं करूंगा। जो घर से भाग के शादी करते हैं, कभी नहीं, ऐसे लोगों के तो बिल्कुल गलत हैं, कभी नहीं होना चाहिए। भागने वाले के पक्ष में तो कभी नहीं जाएंगे हम। हाँ, ये बात हमने देखा है कि लव को अरेंज बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अपने भाई की शादी को मैंने खुद बनाया, मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है। घर में बात किया, मम्मी से बात किया, चाचा ताऊ मामा मामी सबसे बात किया, और एक एक करके सबको रेडी कर लिया। फैमिली की फैमिली तैयार रेडी, और लव का लव हो गया। तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये मेरा आप लोगों को सजेशन है, चाहे वो कितना ही अच्छा लव क्यों ना हो। फैमिली आज नहीं तो कल मान जाएगी, वो आपके ऊपर है ना, आप कितना मानोगे, आपके ऊपर है। लेकिन फैमिली मान जाती है। पहले खुद तो मान लो, फैमिली तो बाद में मानेगी। पहले खुद को सेटिस्फाई करो कि ये पर्सन हमारे लिए ठीक है, उसके बाद में फैमिली से बात करो। अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना, मैं तो मर्डर कर लूंगा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, ये पागलों वाली बातें। मेरे कई दोस्तों ने किया है। मेरे क्लासमेट है संजय यादव, मेरा क्लास में खुद हैरान था।
मैं दिल्ली में था, मैं घर पे गया, बातें हुई दोस्तों में, बोले संजय ने आत्महत्या कर ली। हाँ, मैं क्यों कर ली आत्महत्या? बोले कि वो एक लड़की को पसंद करता था, घर वालों ने मना कर दिया और रेल के नीचे कट गया जाके। ये बात क्या हुई? एक मेरा दूसरा क्लासमेट था सुमित, उसने जहर खा लिया। बाप रे, उसने और भी बड़ा काम कर दिया। पता चला उसका दूसरा भाई भी था मेरा साथी। मैं भी क्या हो गया सुमित को? बोला कोई लड़की को पसंद करता था, घर वालों ने मना कर दिया, उसने जहर खा लिया। अब वो जिस लड़की को पसंद करता था वो मौज कर रही है दूसरे लड़के के साथ में, वो जहर खा के चला गया। तो ये लव हो ही नहीं सकता ये। तो ये तो बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा तो ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा अनुभव है, ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा इस चीज को, क्योंकि जो अभी बातें आशा जी ने कही थी कि रहना किसको है, लड़का लड़की को रहना है, उन दोनों के विचार मिलने चाहिए। फैमिली के विचार अपने आप मिल जाएंगे। आप सही हो ना, फैमिली अपने आप सही हो जाएगी। वो फैमिली क्या देखती है? फैमिली यही तो देखो, लड़की की फैमिली सबसे ज्यादा सोचती है लड़की की, कि मेरी बेटी जाएगी कहाँ पे, वो लड़का कैसा है, क्या क्या वो कमाता है, बिहेवियर ठीक है क्या उसका, सबसे ज्यादा ये चीजें देखी जाती हैं। अगर ये चीज आप प्रूफ करके दिखा देते हो तो वो अब ऑटोमेटिकली वो लव मैरिज आपकी स्ट्रॉन्ग अरेंज मैरिज बन जाएगी। लेकिन फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए, मेरा यही कंक्लूजन है। और अपने साथ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा सजेशन है। जो अपने साथ जबरदस्ती करता है पूरी लाइफ फंसाता है, क्योंकि ये ऐसा मौका है, एक ही बार मिलना है, बार बार ये मौके नहीं मिलेंगे कि एक एक नहीं तो दूसरी शादी कर लूंगा ऐसा नहीं होता, एक ही है भैया ये। हम कपड़े खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, बड़ी बहस करते हैं, जांच परख करते हैं, तब जाके कुछ खरीदते हैं ना। जब हम सब्जी के लिए, कपड़ों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, तो क्या इस टॉपिक पे हम विचार ना करें? जो इतना जरूरी है, जो लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन होना है, क्या उस टॉपिक पे हम जरा भी ना सोचे? सोचना चाहिए। जो लोग नहीं सोचते, एक तरीके से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो अंधेरे में रख रहे हैं। वो पुराने लोग हैं, लोग हंसेंगे आप ऐसी बातें कर रहे हो, टीचर हो के क्लास में ऐसी क्या बातें कर रहे हो। नहीं भैया, सोचना चाहिए। बहुत जरूरी है ये टॉपिक आज की लाइफ के लिए, और यंगस्टर लोगों के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को, ताकि वो गलती ना करे। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन समझ आ गया आप लोगों को? आप लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाओ, कभी भी फैमिली के अगेंस्ट भैया वो सब तो ठीक है, बट सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? किस सरकारी वो नौकरी होनी चाहिए लड़के की? अच्छा अच्छा, वो तो फैमिली की गलत धारणा है ना। ये वो नीरज की चॉइस है। आप अपने आप को स्टैंड करो ना। अरे भैया, आप अपने आप को स्टैंड करो, फैमिली अपने आप बोलेगी अरे लड़का इतना अच्छा है, इतना अच्छा उस पे काम है, तो उसके आगे वो क्या करेगी? वो एक कुछ लोगों की गलत धारणा बनी है ये, कि सरकारी नौकरी। भैया सरकारी नौकरी, आप सरकारी नौकरी ने इतना नहीं अर्निंग किया होगा जितना मैं अपने प्राइवेट जॉब में भी काम छोड़ के यहाँ आया हूँ। सरकारी नौकरी वाला कितना कमा लेगा? 30,000, 40,000, 50,000। मैं भी पीएचडी करने आया हूँ, मैं 1 लाख रुपए मेरी सैलरी थी दिल्ली में। प्राइवेट जॉब में लोगों ने सोच भी नहीं सकते कि प्राइवेट जॉब में भी इतनी सैलरी हो सकती है। भैया हो सकती है, हमने किया है, आप और ऑनेस्टली किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है सरकारी नौकरी वाली। पहली बात, आदमी अच्छा होना चाहिए। एक बात किसी ने बताई थी, एग्जाम्पल दूसरा एक और छोटा सा देता हूँ, कि करोड़ों के हैं, किसी के पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो आदमी काम का नहीं है, तो एक दिन वो करोड़ों रुपए भी खत्म हो जाएंगे। एक आदमी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा है, तो वो जीरो से भी करोड़ बन जाएंगे। समझ आएगी नीरज जी? जी भैया। चलो नीरज जी, शांति पाठ करा दो आज का। ठीक है भैया। सभी साथीगण अपनी कमर गर्दन सीधी करें और अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ को जोड़ें, ध्यान करें आज कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और जो भी बातें हमने सीखी उसका ध्यान करें, उसको अपने चिंतन में लाएं। और ओम शांति 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 सर्वदृष्टतु शांतिर्भवतु।
Close your eyes. Open your eyes. नवीर both hand open your eyes. सभी को धन्यवाद। थैंक यू। नीरज Thank जी you, क्या yeah. हुआ, घबराए हुए थे क्या? इतनी छोटी अरे वो शांति कराई आपने। मैं थोड़ा कुछ घबराहट छिपी आपकी आवाज में, मैंने देखी अभी। ऐसी जगह बैठा हूँ मैं